अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, हमारे साथ कीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और आज के दिन एक रिमाइंडर आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा। आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जनाब बाकायदा आगाज करते हैं आज एक्सप्रेसो का, और वो एक अच्छी खबर से है। वो ये कि जनाब जिसने भी साजिश करने की कोशिश की वो नाकाम हुआ और रंग लेकर आए। हाँ, खेल और अमन के जो दुश्मन हैं उनकी साजिश नाकाम हुई है और फाइनली पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप आप कहें वो जीत गई है। आज मैच होगा जी। जिसने भी कोशिश की थी कि टीम वापस चली जाए और हमारा इमेज खराब हो जाए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जनाब। आज मैच होगा फाइनल। बिल्कुल। और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं, और करारदादें भी मंजूर हो रही हैं इस हवाले से कि जो श्रीलंका की टीम ने, बोर्ड ने, इंतज़ामिया ने और उसके साथ साथ खिलाड़ियों ने रवैया इख्तियार किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी जानिब से ये कहना है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, तो बिल्कुल जनाब आपका दूसरा घर है, और इसके साथ साथ आपने साबित किया है कि आपका दूसरा घर है और आप यहाँ पर रहकर उतना ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जैसा आप अपने घर पर करते हैं। तो जनाब तो क्रेडिट जाता है जी, इधर हमारे पीसीबी को भी जाता है, मोहसिन नकवी साहब को भी जाता है, इसके साथ साथ जो श्रीलंकन क्रिकेट उनको भी जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए कि दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ों से जो ये फ्रेंडशिप है पाकिस्तान की और श्रीलंका की खराब होगी, ये नहीं होगी, ये तासुर बिल्कुल गलत था। हमारे खिलाड़ी तो नहीं खेल रहे, लेकिन चेयरमैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आगे चलकर हम इस पर तफसील से भी बात करेंगे। जरा अब कुछ बात कर लेते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के हवाले से, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दी है, जिसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन चुकी है। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद ने मज़कूरा आईनी तरमीम के खिलाफ कल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और इस तहरीक के क्या खदोखाल होंगे और ये कितनी मौसर होगी, चल भी पाएगी या नहीं, माजी करीब को अगर मद्देनजर रखते हुए ये सवालात देखे जाएं तो ताहाल ये जवाब तलब ही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 3 बरादर जजेस के खतूत के बाद जो है वो फुल कोर्ट की बात की, और गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बाद अब वो बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुकी है सदर आसिफ अली जरदारी साहब से। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खतूत लिखे थे, और उसके बाद उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। दोनों जजेस ने इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भिजवा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े के मतन में अहमद फराज का शेर भी लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की, मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। मज़ीद ये लिखा कि 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगी है। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया। मैं पूरी जिम्मेदारी मुकम्मल शऊर के साथ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखकर इस बात पर तशवीश का भी इजहार किया था कि इसमें तजवीज़ करदा जो शिके हैं हमारे आइनी निज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आने वाली नस्लें इन्हें किसी मुख्तलिफ नज़रिए से देखेंगी तो हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी की नकल नहीं हो सकता। जजों का लिबास आखिरी बार उतारते हुए सुप्रीम कोर्ट जज के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ, जो फौरी तौर पर मौसर होगा। अल्लाह करे कि जो भी फैसला करे वो सच्चाई के साथ करे। उधर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं, और आर्टिकल 175A और 175C के तहत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया गया है। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम की मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली में मजीद तरमीम पेश की गई, जिन्हें ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया था, और बिल में कहा गया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा, और आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। जब जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी तो जेली सेक्शन 2 के तहत खिदमात अंजाम देंगे।
वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का तयन करेगी। आर्मी एक्ट की क्लॉज 8G में भी तरमीम के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। बिल के मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तयनात कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। बिल में मजीद कहा गया है, आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इस सारी सूरत हाल पर हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वबासी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद, इसके साथ साथ सीनियर तजियाकार रहमान अजहर हमें ज्वाइन करेंगे। रहमान, आपकी इजाज़त से सबसे पहले ज़रा हम जाज़ेब वबासी से बात करेंगे। जाज़ेब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 जजेस मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के सरबराह बन गए हैं। कब हल्फ बर्दारी है और मजीद क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का नोटिफिकेशन सामने आया, उन्होंने अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया, सुबकदोश हो गए। वजूहात 27वीं तरमीम को ही करार दिया है दोनों जज साहिबान ने। ये हम बात जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फाइज ईसा साहब के बाद मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। लेकिन 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद 3 जजों के नामों के ऊपर गौर हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त नहीं बने। तो उसके बाद जजिस के अंदर इख्तिलाफात बहरहाल मौजूद थे इस मामले पे कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये सिलसिला चलता रहा, खतूत उस वक्त भी लिखे जाते रहे। तो अब 27वीं तरमीम में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजूहात लिखी हैं और ये कहा है कि 26वीं तरमीम में फिर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आइन में मौजूद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कंटिन्यू हमने किया। लेकिन अब 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की जो आज़ादी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो इसलिए हम अपने मनसब के ऊपर मैं अब नहीं रह सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफ़ा दिया है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दिया है। ये दोनों जजेस जो हैं जो इससे पहले 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर एक खतूत लिखकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 27वीं तरमीम में जो अदलिया की आज़ादी है उसको सल्ब किया जा रहा है। उसके बाद की डेवलपमेंट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले सरबराह के तौर के ऊपर आज ही हल्फ उठाने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उन्होंने इसी साल 1 दिसंबर को अब 14-15 दिन के बाद 65 साल की उम्र मुकम्मल करके रिटायर हो जाना था। लेकिन इस 27वीं तरमीम में यह लिखा हुआ है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 68 ईयर्स है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जब वफाकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठाएंगे तो उनको 3 साल इजाफी मिल जाएंगे। तो ये भी एक तनकीद हो रही है कि वो जज जिन्होंने महज 2 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाना था उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया जा रहा है और वहाँ से फिर 3 साल उनको मजीद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जो क्रिटिसिज्म 27वीं तरमीम पे जुडिशरी के हवाले से वो ये है कि जो 6 मजीद जजेस हैं जिनको अपॉइंट करना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, ये सारा मामला एग्जीक्यूटिव के हाथ में है और प्राइम मिनिस्टर और सरबराह वफाकी आईनी अदालत मिलकर मुशावरत करके 6 जजेस अपॉइंट करेंगे। तो ये पिक एंड चूज का तरीक़ाकार क्या होगा, जहाँ पे ये एतराज़ है। वहीं पे ये बात भी की जा रही है कि इस पूरी सूरत हाल में जो जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं उसमें किस प्रिंसिपल को सामने रखा जाएगा। तो ये वो कुछ तनकीदी मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल। तो जहाँ से ये भी बताइएगा कि अभी आपने बताया जस्टिस मंसूर के हवाले से उनकी तो इख्तलाफ मौजूद थे
और हमने देखा कि राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमती सियासी मुशीर हैं, उनका भी ये कहना था कि ये अपनी सियासी बुनियादों पर, ज़ाती बुनियादों पर ये फैसले कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से क्या बात सामने आई थी जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए अपने खतूत के अलावा? देखिए, उनकी भी बुनियादी वजह यही है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए जो है वो अदलिया के जो इख्तियारात हैं वो कम हुए हैं। इसी बात का इजहार उन्होंने भी किया है। और जो इससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ख़त लिखा था, उस ख़त में भी ये कहा था कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का जो अमल है वो अभी चल रहा है, तो फुल कोर्ट बुलाया जाए और फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने फुल कोर्ट तो बुला लिया है, लेकिन अब क्योंकि तरमीम हो चुकी है, उस नोटिफाई हो गया है, ओथ भी हो जाना है, तो दिन 2 बजे फुल कोर्ट का इजलास उसके बाद होना है। तो इस पे तो अब कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट इजलास में तरमीम का मामला जो है वो इंतजामी साइड के ऊपर डिस्कस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंतजामी साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी तरमीम का जायजा ले। हाँ, जुडिशल साइड के ऊपर पटिशन्स आएंगी, फिक्स होंगी, तो वो मामला काफी दूर हमें नजर आ रहा है होगा और तूल पकड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाज़ेब अब्बासी। इस वक्त आप हमें बता रहे थे कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। रहमान अज़हर साहब की जानिब आते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ये बताएं कि आप गुज़िश्ता रोज़ वाना कैडेट कॉलेज में पे प्रोग्राम किया, जिस तरह सिक्योरिटी ज़राए भी कह रहे हैं कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे और अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी की गई थी। आपने हालात कैसे देखे और जवानों और तलबा के जज्बे कैसे थे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो कल वाना जो है वो हम गए और कुछ सीनियर साफी जो है वो साथ थे, और वहां जाकर जो है वो हमने खुद देखा कि किस तरह से जो है वो ये एक बड़ा भरपूर हमला था जो इन खवारजियों ने जो है वो किया था, और जिसमें उन्होंने कोशिश की कि जो बच्चे हैं स्कूल के, वहां पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको या तो हॉस्टेज बनाया जा सके या वहां पर जो है वो खुदा न खास्ता जिस तरह से 2014 का APS का वाकया हुआ था उस तरह के वाकये को जो है वो दोहराया जा सके। तो वहां जाकर जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने जो है वो इस हमले का जो है वो जवाब दिया, जिस तरह से इन दहशतगर्दों को एक कंपाउंड तक जो है वो कंटेन कर लिया गया और फिर इसको वहां पर ही उनको जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो किया गया, तो वो सारी की सारी जगह जो है वो हमने खुद वहां पर जाकर देखी, और वो देखने के बाद यही अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जो है वो तबाही से जो है वो बचा है। और ये जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, जो फैकल्टी मेंबर्स जो है वो मौजूद थे, कोशिश जो है वो यही थी कि कोई APS जैसा वाकया जो है वो इन दहशतगर्दों की ये थी कि कोई इसी तरह का जो है वो वाकया दोहरा सके। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और पाकिस्तान को जो है वो किसी ऐसे सानहे से जो है वो बचाया है। और जो जहां तक आपने जो कैडेट्स की बात की, तो कुछ कैडेट से भी मुलाकात हुई, वो बड़े जो है देवर इन हाई स्पिरिट्स, जो है वो उनके हौसले जो थे वो बुलंद थे इतने बड़े वाकये के बाद भी, और ये भी कि वो इतनी देर जो है वो वहां पर उनको जो है वो रहना पड़ा बिफोर दे वर इवैक्यूएटेड, तो ये भी उनकी बड़ी हिम्मत थी जिस तरह जवाबमंदी के साथ उन्होंने जो है वो इस सारी सूरत हाल का मुकाबला किया। बिल्कुल ऐसा ही है, जज्बे उनके भी बने और अल्लाह का शुक्र है हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। अच्छा रहमान, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम पर। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट से जो बाकी मांदा शकें थी वो भी पास हो गई और फिर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा भी बन गई। अब आप क्या समझते हैं 27वीं तरमीम को किस हद तक, जिस तरह से ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को महदूद कर दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है तो हुकूमत जो चाहती थी वो हुकूमत ने कर लिया। ये एक्चुअली 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी तो उस वक्त भी हुकूमत का जो ओरिजिनल प्लान था वो यही था कि एक आईनी तरमीम इस तरह से लेकर आई जाए और एक अलहदा से जो है वो अदालत जो है वो होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को जो है वो देखे। यकीनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा पावर्स हैं, अब वो जो पावर्स आईनी कोर्ट के पास जा रही हैं वो उन्हीं पावर्स में से जो है वो जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा पावर्स हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो कम होंगी। लेकिन इसमें हुकूमत का आर्गुमेंट ये था क्योंकि बहुत सारे सियासी मुकदमात जो है वो अदालतों को और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उलझाए रखते थे, तो इस वजह से इस आईनी अदालत का जो है वो क़याम जो है वो बड़ा जरूरी था। लेकिन देखना होगा कि ये आईनी अदालत काम कैसे करती है। अब
जो है वो ये जो तासुर जो है वो आ रहा है कि शायद हुकूमत के ही मर्जी के जजेस होंगे और फिर हुकूमत की मर्जी के ही फैसले जो है वो लिए जाएंगे, तो देखना होगा कि आईनी अदालत की अपनी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। जो ऑनरेबल जजेस इस आईनी अदालत में बैठेंगे वो किस तरह से जो है वो इन पॉलिटिकल इश्यूज को जब उनके सामने आते हैं तो वो जो है वो देखते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो होने जा रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये आईनी अदालत जो है वो उसके फैसले जो है वो ये बताएंगे। बिलाशुबा उम्मीद तो ये है कि जो हो अच्छे के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनकी बात करते हैं। उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, तो चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट इजलास तो बुला लिया गया था, इसके बावजूद दो अहम जजेस मुस्ताफी होना, आप इसको क्या देखते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके नजदीक? देखिए, जहां तक इन दो जजेस का ताल्लुक है तो अभी तक जो हुकूमती रद्द-ए-अमल आ रहा है, हुकूमत के इन जजेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन जजेस के जिस तरह से अदलिया चलाई जा रही थी उस हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक ब्रिज था, एक गैप था जो कि जिसको कम किया जाना चाहिए था। एक ट्रस्ट डेफिसिट था दोनों तरफ से जिसको कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा जो है वो हो ना सका। और इन दोनों जजेस के जो है वो इस्तीफों के बाद जो है वो सूरत हाल यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक मुश्किल तो है ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने जो इस्तीफों में बातें लिखी हैं वो हुकूमत के लिए सियासी तौर पर जो है वो मुश्किलात का जो है वो सबब बन सकती है। लेकिन अब वकला बरादरी इस पर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उनके जो बाकी फेलो जजेस जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जो है वो मेरा ख्याल है जो है वो देखना होगा। और खास तौर पर जो चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट जो इजलास बुलाया गया था, अब उस इजलास के अंदर जो है वो क्या होता है, उसका क्या होता है, ये भी जो है वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि जुडिशरी का एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो लाजमी तौर पर जो है वो है। और अदलिया हमने देखा कि बड़े अरसे से ये दो मुख्तलिफ कैंप्स जो है वो दो मुख्तलिफ नजरिए हमें अदलिया के अंदर जो है वो नजर आ रहे थे। ये डिवीजन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। ठीक है, अच्छा ये भी जरा बताइए कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता। जिस 28वीं तरमीम का जिक्र राना सनाउल्लाह करते रहे हैं, क्या 28वीं तरमीम आपको जल्द होती हुई नजर आ रही है या फिर 27वीं की तरह एक साल लग जाएगा मजीद? देखिए, 28वीं जो आईनी तरमीम का मामला है उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर हो सकता है वो मामलात ना हो जिनकी तरफ जो है वो शायद आप लोग जो है वो इशारा करना चाह रहे हैं। मकामी हुकूमतों के हवाले से बात हो रही है, कुछ और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिनके हवाले से बात हो रही है। तो ये बाज़गश्त जो है वो इस्लामाबाद में जरूर सुनाई दे रही है कि ऐसी किसी आईनी तरमीम की जो है वो तैयारी हो रही है। जब 26वीं तरमीम थी उस वक्त भी जो है वो NFC अवार्ड और सूबों इख्तियारात की बात हुई थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो ऐसा हुआ नहीं था। तो 27वीं तरमीम के वक्त भी जो है वो हमने देखा हुकूमत ने वो आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो अभी भी यही लगता है कि हो सकता है 28वीं तरमीम जो है वो आ जाए, लेकिन उसके अंदर ये चीजें शामिल ना हो। बुनियादी तौर पर हुकूमत जिन जिन चीजों पर जो है वो इत्तफाक राय कराती जा रही है, हुकूमत जो है वो करती जा रही है, उसके लिए वो इंतजार जो है वो ऐसा लगता है कि नहीं कर रही है हुकूमत। रहमान, ये बताएं, कौमी असम्बली इजलास में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि उनकी जमात को ऐवान से बाहर रखने की साजिश की जा रही है और उनका ये कहना था कि हमने मुज़ाकरात की हर कोशिश की है मगर हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। और जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की और उन्होंने कहा है कि बहैसियत स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए वो तैयार है। तो क्या आपको हुकूमत और अपोजिशन आपस में उनके दरमियान को मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह जो है वो निकलती हुई नजर नहीं आ रही और उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अपोजिशन क्योंकि इमरान खान से मुलाकात या इमरान खान की रिहाई के मामले पर जो है वो डटी हुई और हुकूमत जो है वो उससे बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो दूसरी तरफ जो है वो खड़ी नजर आती है। तो पार्लियामान जो कि एक फोरम होना चाहिए, वहां पर अभी मुज़ाकरात की राह जो है वो कोई निकलती हुई नजर नहीं आती। या फिर दूसरा तरीका ये होता है, आमतौर पर जब मुज़ाकरात होते हैं तो कोई और आकर जो है वो बिठाता है दोनों फरीकैन को। तो अभी ना तो जो है वो मुज़ाकरात के लिए दोनों का जो है वो कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नजर आ रहा है, ना ही कोई ऐसा तीसरा फरीक नजर आ रहा है जो कि इन फरीकैन को जो है वो आकर बिठाए। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो है वो मुज़ाकरात की कोई जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महानजर हमारे साथ मौजूद थे और करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक जनाब। अब क्रिकेट की बारी है। बात करते हैं पाक श्रीलंका सीरीज की। तो पाक श्रीलंका दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेल दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इस्लामाबाद के अफसोसनाक वाक़े के बावजूद श्रीलंकन टीम ने ये न सिर्फ हिम्मत दिखाई है बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार भी किया है। इस्लामाबाद में होने वाले अफसोसनाक धमाके ने मेहमान टीम को परेशान तो जरूर कर दिया था, लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों, फील्ड मार्शल की जाती दिलचस्पी ने मामला हल करा दिया। श्रीलंकन बोर्ड ने भी दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया है और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। अब सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। तवक्को है कि जुड़वा शहरों के जो शायकीन है क्रिकेट है स्टेडियम में मौजूद होंगे, मेहमान टीम का इस्तकबाल करेंगे, वैसा ही वालेहाना इस्तकबाल जैसा कि उन्हें दिया गया। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे की टीम भी 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, यानी क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। एक और खुशखबरी है जो आपसे शेयर करी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज टीमों और दीगर असासों की का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और अगले 10 बरस के लिए नई फीस के साथ जो है फ्रेंचाइज मुआहदे कर पाएंगी। तो ये खबर भी अब सामने आई है। जी हाँ, इसी सारी सूरत हाल पर हमने करनी है बात और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये जो ख़ास तौर पर जो क्रिकेट के मैदान है उनको वीरानी से बचाने का क्रेडिट जाता किसको है? देखिए, नो डाउट इसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बड़ा क्रेडिट जाता है। उसके साथ जो आला हमारे सिक्योरिटी हुक्काम हैं और गवर्नमेंट है, सब लोगों ने मिलके इस सीरीज को बचाया है। वरना एक वक्त ऐसा आ चुका था जब लग रहा था कि टूर कॉर्ड ऑफ करके श्रीलंकन टीम वापस चली जाएगी। कई सीनियर प्लेयर्स ने उनके कहा था हम नहीं यहाँ रहना चाहते, सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन जो 90 मिनट्स की एक मुलाकात हुई इनकी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान के तीनों कप्तान भी मौजूद थे, तीनों तर्ज के क्रिकेट के, उसने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। उनको कन्विंस किया मोहसिन नकवी ने कि पर्सनली वो सारे मामलात को देखेंगे। उनकी फैमिलीज को भी दावत दी कि इतना सिक्योर है कि आप अपनी फैमिलीज को भी यहाँ बुला सकते हैं प्लेयर्स मैच देखने के लिए। और उसके बाद जो हमारे आला हुकाम है उन्होंने श्रीलंका के जो गवर्नमेंट सतह पर आला हुकाम है उनसे बातचीत की। तो सब कुछ मिलके एक काम हुआ जिसकी वजह से ये सीरीज ऑन रही, जो कि बहुत जबरदस्त हुआ क्योंकि मुल्की मैदान माशाल्लाह पूरे आबाद हो चुके हैं और अब सिवाय इंडिया की सारी टीमें खेल चुकी हैं। आईसीसी इवेंट की भी मेजबानी कर ली। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगर इस तरह की चीज हर्डल आता तो आगे इंतजामी अमूर तो आपने देखे ही हैं, बड़े शानदार हैं। ट्रॉफी भी अभी भी हमारे पास है एशिया कप की, और आपने देखा ही है कि कैसे मास्टर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। लेकिन हमारी क्रिकेट की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? एक जानिब हम बहुत खुश हैं कि श्रीलंकन टीम ने जो है वो रुकने का इरादा किया, हमारी बात को मान लिया, लेकिन दूसरी जानिब अब उन्हें चित करने के लिए क्या हम तैयार हैं मैदान में? क्या आपको दोस्ती ज़्यादा दिखाई देगी बजाय खेल के? देखिए, पहली बात तो मैं ये जो आपने कहा इंडिया के साथ ट्रॉफी का बिल्कुल ठीक किया। ये इंडियन है ही इसी लायक, इनको ऐसे ही रखना चाहिए। बिल्कुल गले से रखेंगे ना, जब गले से पकड़ के रखेंगे तो सही रहेंगे, जरा छोड़ेंगे तो फिर ये सर पे चढ़ जाते हैं। इस वाकये में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पूरा यही अंदाजा है और इधर उधर से इत्तलात मिल रही है, वो भी यही कि इंडियन जो लॉबी है उसने पूरा असर और रसूख इस्तेमाल किया था इस तरह श्रीलंकन प्लेयर पे भी, उनके बोर्ड पे भी, कि किसी तरह इनको वापस बुला ले। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के भी अपने अच्छे ताल्लुकात हैं ममालिक के, तो गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई तो फिर ये इस वजह से चीजें ये सेटल हुई। अब क्रिकेट की बात जहां हो तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अगर रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी हमें नजर आई है। चलो ठीक है, एशिया कप में हम 3 मैच इंडिया से हारे लेकिन वहां फाइनल्स में पहुंचे। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हमने जीती, फिर अभी हमने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया, फिर यहाँ वनडे भी श्रीलंका से हम जीते। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया कि अब दोस्ती कहीं हावी तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट में। देखें, दोस्ती अपनी जगह आए, मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर उनको बिरयानी पाए कीमा सब खिलाएंगे, घुमाएंगे उनको इधर अतराफ में जो जगह है वहां पर दिखाएंगे, लेकिन फील्ड में दोस्ती नहीं है। फील्ड में वो उनके दूर किए हमारे क्रिकेटर्स ने भी बिल्कुल किए हैं। और जो मैंने स्टोरी दी है कि वो मुलाकात की थी प्लेयर्स ने, उनको समझा। जी बिल्कुल आपकी खबर। अगर कुछ ऐसा होता तो हम लोग भी कहते कि यार सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ है आपके खेले कई पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे तीनों तर्ज के कप्तान हैं, शाहीन आफरीदी और शान मसूद और सलमान अली आगा, जो मीटिंग हुई थी जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ आला हुकाम की, उसमें
ये भी मौजूद थे, तो इनका भी अपना एक किरदार है। लेकिन यही क्रिकेटर जब फील्ड में नजर आएंगे तो आपको ये हरीफ नजर आएंगे, दोस्ती फिर भूल कर आएंगे होटल में वो। हम उम्मीद करते हैं सलीम खालिक साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा और हम आज परफॉर्म करेंगे और दूसरा वनडे भी जीत जाएंगे। आप ये बताइएगा कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सलमान तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं और अबरार जो हैं वो बदस्तूर अलील हैं, और इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अबरार का ना होना, और लास्ट में जब मैच में अबरार की जगह पे नसीम शाह को खिलाया गया तो वो एक अच्छा चेंज जो है वो साबित हुआ। देखिए, अबरार की तबीयत ठीक नहीं है, स्टमक अपसेट था, शायद टेम्परेचर भी उनका हाई है, तो इस वजह से वो कल भी गालिबन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मुश्किल लग रहा है आपका खेलना। हाँ, और जो शॉट पीसीबी ने जारी किए उसमें भी लग ही रहा था कि वो अलील है। जो आपने खुद जैसे कहा कि नसीम शाह की बॉलिंग अच्छी रही, देखिए हमें जो पहला मैच जितवाया उसमें बहुत बड़ा किरदार था जो 49th ओवर नसीम शाह ने किया, जिस 2 रन देके उन्होंने डेंजर मैन हासारंगा को आउट भी किया। अगर वो नहीं आउट करते तो ये मैच हमारे हाथ से निकल सकता था। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फिर हुसैन तलत एक ऐसे प्लेयर हैं जो तनकीद ज्यादा उन पे होती है, उन्होंने एक करियर बेस्ट 50 बनाई थैंक्स टू अंपायर। वो शुरू में ही एलबीडब्ल्यू हो गए थे, लेकिन श्रीलंका के पास रिव्यू ही नहीं था तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। नहीं, बाद में जब टीवी पे दिखाया तो सारी रेड लाइटें जल रही थी उसमें। तो चलता है क्रिकेट में, तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हारिस का तो एक और जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था, जो 5 रन के दौरान 3 विकेटें उन्होंने उड़ाई थी। सबकी परफॉर्मेंस रही। अगर हम देखें तो जो हमारे स्टार्स हैं शुरू के, जो बाबर आजम है, रिजवान है, फखर है, एंड साइन, इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, बहुत खराब रही है, चारों जल्दी आउट हो गए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने 299 रन्स किए और उसके बाद श्रीलंका को हरा भी दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे प्लेयर्स अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाबर ने अगर बैटिंग में कुछ नहीं किया तो जो फील्डिंग उन्होंने की, जो पहला कैच लिया, मैं तो अभी उसको कहूँगा, बात कर चुके हैं कि कैच ऑफ द ईयर हो सकता है वो। फिर बाउंड्री वाला कैच जो था उनका वो भी अच्छा था। तो सबसे अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है इस टीम में वो यही है कि अब एक टीम वर्क नजर आ रहा है। ये नहीं है कि यार बाबर करेगा तो जीतेंगे, रिजवान करेगा तो जीतेंगे, शाहीन करेगा तो जीतेंगे, सारे प्लेयर्स की कोशिश होती है कि यार। अच्छी चीज थी, पर ये हमने जरूर देखा कि इसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि वाकई टीम वर्क नजर आ रहा था और जिस तरह मिलकर एक टीम खेलती है वो भी नजर आ रहा था। पिछले काफी अरसे से हम ये देख रहे थे कि हर प्लेयर अपने लिए सिर्फ एफर्ट कर रहा था। अच्छा सलीम खालिक साहब, जो हम उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करें और आज का मैच भी जीतें, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज हैं वो टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल कर ली गई, इस खबर के हवाले से भी जरा तफसीलात शेयर करें। पहले मैं आपको शहरों के कुछ नाम बता रहा हूँ। ये हैं हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी। इनमें से कोई टीम खरीद सकते हैं, 2 टीमें फरोख्त के लिए हैं, तो एक आप ले लें, एक अली ले लें। अभी इस हवाले से टेंडर आने वाला है 1-2 दिन में, जिसके बाद जिसको टीम खरीदनी है वो अपनी इंटरेस्ट शो करेगा और उसके बाद फिर जो जाहिर है हाईएस्ट जिसकी बिड होगी उसको मिल जाएगी। लेकिन इन जो मैंने नाम बताए, इन शहरों में से उनको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगले एडिशन में 8 टीमें खेलेंगी, 2 टीमों का इजाफा। और जो मौजूदा टीम जो फ्रेंचाइज है उनकी भी वैल्यूएशन का काम हो चुका है मुकम्मल, एक ऑडिट फर्म ने किया है गैर मुल्की। उसके बाद उन सबको पीसीबी ने लेटर में उनकी नई प्राइस लिख दी है कि जी कराची की इतनी होगी, लाहौर की इतनी होगी, फलाने की इतनी होगी। उसके बाद उनके पास चॉइस होगी कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इससे पहले एक मीटिंग भी हो रही है ऑडिट फर्म के साथ उन फ्रेंचाइज की, जो उनको बताएंगे कि भाई हमने इजाफा किया है तो किस लिए किया है, जो उनके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देंगे। फिर फ्रेंचाइज के बाद ऑप्शन होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां पीसीबी ये लिख रहा है प्रेस रिलीज में, एक अहल वर्ड बार बार यूज कर रहा है। वो अहल वर्ड है ना, वो खतरे की घंटी बजा रहा है कि ना अहल कहीं ये मुल्तान सुल्तान तो नहीं होने वाले, जो खतरे की घंटी तो नहीं, बिल्कुल, कि उनको ऑप्शन ही ना मिले ना, अभी हटा दें, रीबिडिंग में भी उनको ना लें। लेकिन कुछ लोग अब ये भी कहते हैं, मैंने कुछ सुना है कि भाई ये एक मिली भगत भी हो सकती है और ये अली तरीन जो है बड़े बाप का बेटा है, देखो अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मीटिंग्स हो रही हैं आजकल उसमें भी अली तरीन बिल्कुल फखर से आते हैं कि इतना कुछ कहने के बावजूद पीसीबी को, पीएसएल को वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है पावरफुल है। दूसरी तरफ ये एल वाली बात पीसीबी लिख रहा है, तो एक बड़ी कंफ्यूजन है जो पिछले अगले लेकिन खंदा पेशानी से तो पीसीबी भी काम ले रहा है और उनकी इतनी तनकीद के बावजूद भी उनको वेलकम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, इस वक्त क्रिकेट की जो सिचुएशन है तबसरा कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुगर की बीमारी से आगाही और बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो बेसिक मकसद है, इस मर्ज से पैदाशुदा पेचीदगियों, अलामात और इससे जो बचाव है उससे मुतालिक बेसिकली आगाही फराहम करना है। इस साल जो वर्ल्ड शुगर डे का थीम है वो है डायबिटीज़ एंड द वर्क प्लेस। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी दूसरी बीमारियों का बाइस भी बन सकती है। हर साल लाखों अफराद सिर्फ शुगर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में बालिग शहरियों में से तकरीबन 33 मिलियन शुगर किसी ना किसी किस्म के मर्ज से मुब्तला हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और आज के दिन की खास तौर पर मनाने का बेसिक एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद नदीम साहब माहिर अमराज शुगर हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि ये क्या एक लाइफस्टाइल की वजह से है, क्या जो बाहर मार्केट में खाने के लिए अवेलेबल है उन चीज़ों की वजह से है, या लोगों के अपने रुझानात की वजह से है कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली इट्स अ मेटाबॉलिक हार्मोनल डिजीज़। इसमें होता ये कि इट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसमें तकरीबन 8-9 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है अगर हम इसकी टाइप्स पे जाएं। लेकिन जो ज़्यादा फेमस टाइप्स हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी खाने की आदत हैं या हमारा जो एक्सरसाइज ना करना, ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत बड़ी वजह है। और जो मैडम ने कहा कि तकरीबन कोई 33 to 34 मिलियन पीपल जो है वो पाकिस्तान में जो एडल्ट हैं वो इस वक्त डायबिटीज़ की किसी फॉर्म का शिकार हैं। अब इस जो 33 मिलियन है इसमें तकरीबन कोई 90% अगर मैं कहूँ, क्योंकि ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो मिलती नहीं है, लेकिन 90% लोग वो हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। भी करें टाइप 1 और टाइप 2। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी फॉर्म है डायबिटीज़ की जिसमें जो लबलबा है जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है ड्यू टू ऑटो इम्यून प्रोसेस। तो वहाँ से इंसुलिन बनती नहीं, तो इस पेशेंट का जो टाइप 1 डायबिटिक है उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही होता है और लाइफ सेविंग ड्रग है उसके लिए। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें बेसिकली इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं करती। मैनी रीजंस, या तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं बनती या बनती है तो उसके आगे एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये 2-3 वजूहात की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है वो ज्यादा खतरनाक कंसीडर होती है। हाँ, ज़्यादा खतरनाक तो दोनों ही हैं अगर मैनेज ना किया जाए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेरे जो है ना, मेरा नज़रिया ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मोर डेंजरस। डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से देखें कि जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, खासकर जो पैकेज फूड है उसमें एडिटिव्स होते हैं, बहुत सारी शुगर मिला के उसको प्रिजर्व किया जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ सालों साल होती है। ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद वर्जिश को हम इनकरेज कर रहे हैं। क्या पहले भी वर्जिश इसी तरह से ज़रूरी होती थी जो लोगों की इतनी तवील जिंदगियां होती थी, या अब इन चीज़ों को कंज्यूम करके हजम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्जिश करनी? देखिए, वर्जिश तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रिवेंटिव, अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ की अगर प्रिवेंशन है खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो उसमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो तो चलो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन अगर किसी में रिस्क फैक्टर है, किसी को अगर मोटापा है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को जो है कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि उसको ना हो टाइप 2 डायबिटीज, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज है, वर्जिश है। वो आपने बिल्कुल सही बात की। अब चाहे वो जंक फूड या जो प्रोसेस फूड है जिनका जिक्र किया वो ले रहा है या नहीं ले रहा, वर्जिश उसने करनी ही करनी है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम आज की बात करें, सिग्निफिकेंट राइज इसलिए आ रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना एक्सरसाइज से, वर्जिश से हट गया है। हम लोगों की जॉब्स जो हैं वो हम अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब डेवलप्ड समझते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत पे तवज्जो देना छोड़ दें। तो एक्सरसाइज को रूटीन लाइफ का हिस्सा कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर हर बंदे को, जो एडल्ट एज जो मतलब काम कर रहा है, प्रोडक्टिव एज है, उसको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज और वर्जिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आजकल हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको पैदाइश के वक्त से ही शुगर होती है। बेसिकली इसकी क्या मेजर रीज़न होती है? क्या ये ऐसा है कि ये उन्हें इनहेरिटेड होती है अपने पेरेंट्स से, या फिर ये कौन सी टाइप होती है शुगर की? देखिए, ये जो बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में या यंग बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 1 है, जिसका जिक्र मैंने किया कि जिसमें इंसुलिन बनने का प्रोसेस ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत जो है वो लबलबा बिल्कुल डेड हो जाता है। उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बना रहे होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, डेड। सो वो ऐसे बच्चों को टाइप 2
टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है और इसमें इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हर बीमारी जो है उसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो बहुत फ़ायदा मिलता है उससे, तो शुगर में बताएं कि बेसिकली अगर कोई भी शख्स है कुछ तब्दीलियां ऐसी अपने आप में महसूस कर रहा है तो शुगर टेस्ट उसे कराना चाहिए, और रेगुलरली भी आपको अपने जो चेकअप्स हैं, जो टेस्ट हैं वो करवाने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ सिम्टम्स क्या है जब जहाँ से आपको लगे कि ये काम ख़राब हो रहा है और आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ? जी हाँ, देखिए डायबिटीज़ में सबसे बड़ा जो आज जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लोग अनडायग्नोज्ड हैं। जो ये पॉपुलेशन आपने 33 मिलियन की बताई, इसमें से तकरीबन हाफ जो है ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है। तो स्क्रीनिंग तो बहुत जरूरी है, और स्क्रीनिंग कराने के लिए बाज़ औक़ात टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज या जहाँ पे ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है वहाँ सिम्टम्स नहीं आते। जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, प्यास का ज़्यादा लगना, जो है वजन का एकदम गिरना शुरू हो जाना, पेशाब बार बार आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन आजकल जिन लोगों में डायबिटीज हो रही है और उनमें जो प्री डायबिटीज है, ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, उसमें सिम्टम्स ही नहीं है। अच्छा। उसमें पता ही नहीं होता कि यार वो तो बंदा समझता है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, ना मेरा वजन कम हो रहा है, ना मेरे पेशाब ज्यादा है। जी, तो इसमें ये है कम से कम आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड है, तो इसमें लोगों को कम से कम साल में एक दफा तो जरूर अपना टेस्ट करवाना है। खाएं क्या? शुगर तो फिर सभी चीजों में, रोटी खाएं उसमें शुगर, चावल खाएं उसमें शुगर, खाली शुगर में शुगर, और उसके साथ साथ हमें बाकी फ्रूट्स जो हैं उनमें भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, वो भी शुगर है। तो फिर कंज्यूम क्या करें, बाकी रह क्या जाता है? देखिए जो अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें कि उनकी डाइट कैसी हो जाती है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन वो लोग जिनको खतरा है, जैसे मैंने कहा, वो रिस्क पे हैं डायबिटीज होने का, तो उनको भी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि प्रिवेंटिव डाइट है, उसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है। आप देखें, आप प्लेट को जो है तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से में प्रोटीन होनी चाहिए, गोश्त, दाल, ये वो करें। एक हिस्से में प्लेट के जो है ना वो वेजिटेबल्स होने चाहिए जिसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। फाइबर का फायदा ये होता है कि वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो आप पहले, हाँ, स्पाइक नहीं आती, तो आपके फाइबर भी, वेजिटेबल भी आपकी प्लेट का हिस्सा होना चाहिए, प्रोटीन, गोश्त भी आपकी प्लेट का हिस्सा होना चाहिए, और एक हिस्सा आप कार्ब ले लें जो कि हेल्दी कार्ब्स हो सकते हैं, होल व्हीट, ओट्स हों, ठीक है, होल व्हीट हो तो वो हेल्दी कार्ब्स है। चावल भी आप बॉईल करके उसका भी छोटा पोर्शन आप प्लेट में शामिल कर सकते हैं, और एक पोर्शन आप फ्रूट्स को। बैलेंस डाइट मेरा ख्याल है, बैलेंस डाइट वो ज्यादा। और ये जो ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सिर्फ देखिए, ब्राउन शुगर जिस शक्कर या गुड़ जो है जैसे है, उसका बिल्कुल वही चीनी जैसा ही इफेक्ट है, ठीक है। तो उसको तो हम जो है मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, वो ना लें। ब्राउन शुगर का मतलब ये नहीं है कि आप चीनी ले तो ब्राउन शुगर ले, नहीं, डायबिटिक्स के लिए दोनों खतरनाक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिस तरह से अभी शो से पहले भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डॉक्टर नहीं हैं लेकिन वो अपनी डॉक्टरी झाड़े होते हैं, और उनमें मेजरली यही बताया जा रहा होता है, कुछ एक वीडियोज़ मेरी नज़र से भी गुजरी, कि शुगर को ट्रीट करने के लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप फला जो चीज़ है ये खाएं और फला चीज़ को छोड़ दें, और सुबह उठकर इतना खाएं और इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाए। ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है एक शुगर पेशेंट के लिए, अगर वो अपनी मेडिसिन को छोड़कर, जिस तरह से आपने कहा कि इंसुलिन उनके लिए ज़रूरी है, उसको छोड़कर इस तरह की जो मिथ्स हैं या इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनके नुस्खे फॉलो करना शुरू कर देते हैं? देखिए, जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो आज मनाया जा रहा है, वो बेसिकली उसकी वजह क्या है, वो सर फ्रेडरिक 14 नवंबर 1891 इनकी बर्थडे है, जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया। ये इनकी याद में इंसुलिन, प्रिवेंटिव तो हम करते हैं, ज़ाहिर बनाया जाता है कि लोगों को आगाही फराहम करें, लेकिन ये 14 नवंबर ही क्यों चूज कर लिया है, दिसंबर क्यों नहीं चूज कर लिया, जनवरी क्यों नहीं है भाई? ये 14 नवंबर को चूज करने का मकसद ये है कि इस पे ये सर फ्रेडरिक जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था, उनकी बर्थडे। तो फिर सिग्निफिकेंस आप देख लेना कि मेडिसिन जिस साइंटिस्ट ने इजाद की, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, उसी की याद में 14 नवंबर को चूज किया गया। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन की जो मेडिसिन बनाई गई थी उसी की वजह से जो है आज हम बच पा रहे हैं, नहीं तो डायबिटीज बड़ी खतरनाक मुजी बीमारी थी जिसको हो जाती आज तक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और आज हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत जरूरी है इसके बारे में आगाही फैलाना क्योंकि ये बढ़ती चली जा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। देखते हैं फैरा फैज आज कहाँ मौजूद है, हमें क्या दिखा रही हैं।
हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक ऐसा ख्वाब ज़रूर होता है जो रिवायात से हटकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। साउथ एशियन फैशन को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक ब्रांड वजूद में आया जिसका नाम है लाम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हजारों ब्रांड्स को एक साथ जमा किया गया ताकि फैशन तक रसाई को आसान बनाया जा सके। तो आइए चलते हैं और आपको एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड लाम की कहानी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मलीहा नूर साहिबा मौजूद हैं। शी इज़ द मार्केटिंग हेड ऑफ लाम। अस्सलाम वालेकुम मलीहा। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। लाम, इसका ख्वाब कैसे आया, किस तरीके से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया आपने? सो बेसिकली हमारे फाउंडर्स, जिस तरह हमारे एक फाउंडर्स हैं जो कि अपनी 10 साल की करियर जर्नी के अंदर ही वाज वर्किंग विद आवर फैशन लोकल मार्केट, फैशन डिज़ाइनर्स, फैशन ब्रांड्स, एंड व्हाट ही वाज रियलाइजिंग इज़ कि इस फैशन को स्केल करने का कोई टेक सोल्यूशन या कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो जो हमारी पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी है आउटसाइड पाकिस्तान, वो बहुत दूर है उस अपने रूट से, अपने फैशन से जो कि उनकी पहचान है। जैसा हमने शलवार कमीज पहनी है, जस्ट लाइक वी ओन दिस आउटफिट, एंड इंटरनेशनली भी लोग अपनी पहचान से, अपनी रूट से बहुत दूर हैं। सो हाउ कैन वी डेवलप समथिंग दैट गिव्स लोकली एंड ग्लोबली कंज्यूमर द एक्सेस टू एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा मलीहा, जब आपने इस ब्रांड को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया, उस वक्त ऑलरेडी मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड्स थे जो ऑनलाइन अवेलेबल भी थे और वो खुद से अपने कपड़े जो हैं वो सेल आउट कर रहे थे। तो आपको क्या लगा कि मार्केट में अभी भी यहाँ पर स्पेस है तो जिसके अंदर हम एंटर होके एक अपना नाम बना सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो फैशन है ना, वो हमेशा डिपेंडेंट रहा बहुत बड़े बड़े 4-5 नामों के ऊपर। तो जब आप लाम की एज अ मार्केट प्लेस बात करते हैं, सो व्हाट वी एम्ड वाज कि हम डेमोक्रेटाइज करें फैशन। वो लोग जो डिज़ाइन बना सकते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे या इतना कैपिटल नहीं है कि वो दुकानें खोलें या ऑफलाइन अपना माल रखवाएं, वो भी लाम के ऊपर आके अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें। एंड सिमिलर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास एक्चुअली फैक्ट्रीज और इतना बड़े वॉल्यूम्स हैं, वो भी अपनी ब्रांड्स और अपनी पहचान बना सकें। 2000 ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे बताएं ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, कहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और 2000 ब्रांड्स तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगा? आज के दिन में लाम को 5 साल हो चुके हैं। तो हमारे लिए ब्रांड्स ऑन बोर्ड करना इतना मुश्किल तो नहीं था। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते कि कपड़े की क्वालिटी का सर्टेन मेट्रिक होना चाहिए, किस तरह से जोड़ा पैक होना चाहिए। लाम एक बीच में है कंज्यूमर और सेलर के। तो लाम कंज्यूमर को ये प्रॉमिस करे कि हम आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, हम आपको टाइम से पहुंचाएंगे। अब ये जो प्रॉमिस है ये लाम के है। अब इन प्रॉमिस को मेक श्योर करना दैट द वेंडर इज आल्सो गिविंग अस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइमली प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, दैट वाज समथिंग दैट वी हैड हार्ड टाइम टू फिगर आउट। ग्रेट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वन स्टॉप मार्केट प्लेस बनाने के लिए आपने अभी जैसे बताया कि कुछ चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, और जब भी कोई इंसान कपड़े ख़रीदता है तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि क्वालिटी भी अच्छी होगी, जो पिक्चर मुझे दिखाई जा रही है एज इट इज़ वही चीज़ मुझे डिलीवर की जाएगी। अब क्योंकि आप लोग बीच में हैं कंज्यूमर और सेलर के, तो आप लोग जब किसी भी ब्रांड को ऑन बोर्ड लेते हैं तो क्या क्वालिटी चेक्स होते हैं जिनको आप लोग देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि लाम का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए? ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि लाम का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट की टीम है वो ऑन ग्राउंड होती है। ओके। तो ऐसे नहीं होता कि कोई ब्रांड हमसे कनेक्ट करता है और हम उनसे ऑनलाइन ही बात करें और हम उनकी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल मंगवाना शुरू कर दें। और ऑनलाइन क्यूसी टीम्स वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर, वो उनकी डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ हर जगह पे इन पर्सन रिव्यू करते हैं। ओके। दे गो देयर, दे चेक इज़ इट समथिंग कि जो लाम की क्वालिटी स्टैंडर्ड बार्ड को मीट करता है, तभी वो ऑन बोर्ड आता है। हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी कस्टमर का ट्रस्ट रहता है। उसको रखते हुए वी गो थ्रू, कोई भी उसी को बाईपास नहीं कर सकता।
कि किसी की सिफारिश आ रही है या किसी के जानने वाले का ब्रांड है, ऐसा कुछ भी। हमारी QC टीम डज नॉट नो अबाउट कि किसका कोई रिश्तेदार मतलब ऑनबोर्डिंग का जो तरीका है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और उसको फॉलो किया जाता है प्रॉपरली। किस तरीके से आप डाटा को यूज़ करते हैं और आप लोगों के जो रिटर्न कस्टमर हैं वो कितने हैं? हमारे पास रिटर्न कस्टमर्स की परसेंटेज तो बहुत हाई है। पर जिस तरह लाम पे हमें पता है कि इस सीज़न के अंदर कौन सा कलर वायरल जा रहा है, किस स्टाइल ऑफ आउटफिट के ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है, तो ये हम अपने की सेलर्स को ये डेटा प्रोवाइड करते हैं कि यू शुड थिंक अराउंड कि इस तरह का कलर बिक रहा है, इस तरह का स्टाइल बिक रहा है, ताकि उनके पास जो वो नेक्स्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पास आइडिया हो कि द नेक्स्ट मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। तो अगर कोई बहुत बेस्ट सेलर आउटफिट है और एल्गोरिदम ऑल्सो टेल्स देम कि फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आपको इसका कितना यूनिट ऑफ आउटफिट प्रोड्यूस करना है। अगर कोई ऐसा है जो कि मिड सेलर है तो उसका कितना करना है, तो वो उससे सेलर्स को बहुत हेल्प हो जाती है। किसी का भी कोई अबंडेंस ऑफ कैपिटल स्टक नहीं होता हमारे पास। ठीक है, फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? फीमेल्स को या ओवरऑल द यंग जनरेशन, इट्स अराउंड कि आपको अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए और एक आपको अपना एक गोल होना चाहिए आपके पास, दैट दिस इज़ वेयर यू वांट टू रीच। और फिर जब आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप फिर स्टक के रह जाओ। आप फिर वो रास्ते ढूंढ लेते हो और आपकी करियर एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं, थोड़ा वो ये होता है वो हार मान जाते हैं, यार मैंने 10 दिन काम किया कोई रिजल्ट तो नहीं आया। 10 दिन काम करके रिजल्ट नहीं आता, ये सालों की मेहनत होती है। मुझे 10 साल हो गया काम करते हुए, इट्स बिन अ डेकेड। जो भी आजकल की यूथ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से और थोड़ा भाग जाते हैं तो वो थोड़ा सा होता है कि वो नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, यू रीच वेयर यू वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हमारे साथ सदीक हाकिम साहब मौजूद हैं, लाम वेयर हाउस के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब आपके पास एक ऑर्डर आता है, उसके आगे का जो सारा प्रोसीजर है वो किस तरह से वर्क करता है? कि हमारी लाम की सेलर ऐप है और उस पर एक बटन है RFP का और VSL का। RFP फॉर दोस्त जो हमारे अपनी फ्लीट के थ्रू स्टॉक पिकअप होना होता है, वो डेली हमारे जितने भी सेलर्स RFP मार्क करते हैं, हमारी अपनी फ्लीट जाती है, उनसे स्टॉक पिकअप करती है और वो हमारे पाकिस्तान के मेजर बिग सिटीज़ के अंदर है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हमारी अपनी फ्लीट है। जितना बाकी पाकिस्तान का एरिया है वो हम बाकी अपनी 3PL कोरियर के थ्रू पिकअप करवाते हैं, जिसको हम VSL कहते हैं, वेंडर शिपमेंट टू लाम। 30 से 40 हज़ार आर्टिकल्स हम पिक कर रहे होते हैं पर डे में पूरे पाकिस्तान से अपने 300 सेलर से। स्टॉक लैंड करता है हमारा इनबाउंड एरिया के अंदर, डिटेल बनती है कि ये वाले इतने SKUs थे, उनकी इतनी क्वांटिटी थी, उसके ऊपर लाम की एक स्टैम्प भी लगती है जिसकी एक कॉपी सेलर के पास भी रहती है और कॉपी हमारे पास भी आती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास इन्वेंट्री आ गई, आपने स्कैन करके उसको सिस्टम में ऐड ऑन कर लिया, अब इनबाउंड से नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा एजेंट ट्रॉली एक को पकड़ेगा, किसी जो उसकी पुटवे के लिए रेडी है वो यहाँ पे आएगा शेल्फ में, उस ट्रॉली से आर्टिकल पकड़ेगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा। फिर उसका एक सॉफ्टवेयर में प्रोसेसर का वो मूव करेगा उस बिन से इस बिन में। यहाँ पर इन्वेंट्री को कैटेगरी वाइज रखा जाता है या क्या तरीकाकार होता है? नहीं, हमारी जो स्लॉटिंग है ना वेयर हाउस की, वो थोड़ी डिफरेंट है। हर एजेंट जो भी पुटवे कर रहा है वो किसी भी लोकेशन पे रैंडमली किसी भी SKU को रख सकता है। इस बिन के अंदर कोई एक ब्रांड नहीं है, कोई एक SKU नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट साइजेज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो वो लेकिन हमारे WMS में है कि वो इस लोकेशन पे पड़े हुए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस पिकर है ना, जब वो अपनी पिकिंग को लॉक करता है अपने टैब के ऊपर, तो उसको शो हो रहा होता है कि इस लोकेशन के ऊपर ये वाला आर्टिकल पड़ा हुआ है। वो फिर उस लोकेशन पे आकर उस आर्टिकल को पकड़ता है और अपनी ट्रॉली के अंदर डाल देता है। अब यहाँ से ऑर्डर पिक हो गया, पिक होने के बाद ऑर्डर कहाँ जाता है? अब वहाँ चलते हैं। अच्छा, जब पिक हो जाता है तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा शिपिंग स्टेशंस का। कि एक पिकर है वो अपनी पिकिंग करके लेके आ गया सिंगल के अंदर, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ये हमारे शिपिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। हर किसी के जो पैकेजिंग प्रोटोकॉल्स है ना वो डिफरेंट होते हैं। फिर थोड़ा वेरी ये भी करता है कि जो लोकल ऑर्डर्स हैं वो हमारे सिंगल आइटम्स ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग की चार्जेस की वजह से जो कस्टमर है वो क्या करता है, वो हमारी जो आइटम्स हैं वो 6 से 7 या 8 एवरेजली एक ही बकेट साइज में बना के वो ऑर्डर कर देता है। ठीक है,
अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार पॉपअप हो रहा है, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि मैं अगर एज अ लेमैन बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन सर्विस करते हैं या कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो होता है उसमें रिटर्न पार्सल का होता है। उस चीज़ को आप किस तरीके से लेके? अच्छा, हमारे पास जो रिटर्न पार्सल है ना वो बहुत इजी है। तो रिफ़ंड के लिए ये है कि एक कस्टमर है वो हमारी उस पर कंप्लेन सेंटर में जाएगा, वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करेगा, उसको एक बारकोड डाउनलोड हुआ वो मिल जाएगा। हमारे वेयरहाउस में जैसे ही आएगा ना, हम फ़ौरन उसकी टिकट को क्लोज़ करके फाइनेंस को दे देंगे। फाइनेंस उसको इंश्योर करेगा कि वो विद इन द 24 आवर्स कस्टमर को उसका रिफ़ंड बैक वापस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमने आपको लाम की कहानी और उसके विजन से रोशनास करवाया। ये कहानी है एक कामयाबी की कि अगर आपकी नीयत और आपका जज्बा सच्चा है तो आपके ख्वाबों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें आज बात हो रही है कि अजीम रूसी अदीब तरगनीव को रूसी कौम परस्त क्यों पसंद नहीं करते थे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। और एक्सप्रेसो किताब से ज़्यादा आज हम बात करेंगे एक राइटर पे जिनका नाम है आइवान तरगनीव। आइवान तरगनीव ने जितनी किताबें लिखी उसमें जो फादर्स एंड सन्स है उसको एक बहुत ही कमाल मकाम हासिल है। और फादर्स एंड सन्स का जो तर्जुमा है वो बाप और बेटे के नाम से किया गया। जेलम बुक कार्नर ने शाया किया है और मैंने सुना है कि इंतज़ार हुसैन ने इसका तर्जुमा नई पौध के नाम से किया था। और ये नई पौध जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये तरकीब जो है, ये कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल है, कहीं ज़्यादा उस्मानी के करीब है, कहीं ज़्यादा उस कंटेंट के करीब है जो कि आइवान तरगनीव का कंटेंट है। नाइलिज़म पे पहली बड़ी किताब, पहली शायद बाज़ाब्ता किताब, आप ये भी कह सकते हैं कि रशियन लिटरेचर में रियलिज़म की बुनियाद में एक अहम तरीन किताब जो है वो फादर्स एंड सन्स है। पहले जो नावल थे, ये स्टोरीज़ थी, उनका ग्रैंडर बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें शहजादे, तिलिस्म, बादशाह, फ़ौजें और इस तरह का एक ग्रैंडर। लेकिन इसको ज़मीन पे लाने वाला, किसान की सतह पे लाने वाला, उसको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है आइवान तरगनीव को जाता है। तरगनीव जो है, उनकी ये जो किताब है फादर्स एंड सन्स, ये इस हवाले से अहम हुई क्योंकि उसके बाद आप देखिए कि क्राइम एंड पनिशमेंट आता है, उसमें ब्रदर कामज़ोफ आता है, टॉल्स्टॉय आता है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस आता है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, बहुत सारे, और उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो पहली ईंट रखने वाला है वो आइवान तरगनीव है। आइवान तरगनीव पे बात करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा वक्त इनका यूरोप में गुजरा। रशियंस इनको पसंद नहीं करते, रशियन नेशनलिस्ट इनको पसंद नहीं करते थे, इवन टॉल्स्टॉय इनको पसंद नहीं करते थे। बल्कि टॉल्स्टॉय के बारे में कहा जाता है कि इनके साथ उनका कोई ड्यूल भी सेट हो गया था, यानी एक दूसरे को जो मारने वाला एक बहुत कल्चरल उनका एक था, जिसमें बहुत ही नामवर शायर भी मारे गए उनके पुष्किन। लेकिन ये जो ड्यूल है, इससे बाल बाल बचे टॉल्स्टॉय और तरगनीव के दरमियान, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे एक दूसरे को मारने के लिए। सो एनीवे, ये जो रशियन नेशनलिस्ट थे वो इनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और उसकी वजह ये थी कि यूरोपियन ज़्यादा, इनकी तालीम जो है वो जर्मनी में हुई। इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड में ज़्यादा टाइम गुजारा, इन्होंने फ्रांस में ज़्यादा टाइम गुजारा, और जो यूरोपीय कल्चर थे उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनकी। अगर उससे पीछे हम जाएँ, क्योंकि जब भी किसी राइटर का बचपन आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि एक्चुअली उसकी राइटिंग्स में उसका बचपन लाजमी छलकता है। तो उनका बचपन जो है ये काफ़ी इस सवाल से हमें कि माँ का किरदार इसमें बहुत अहम हो जाता है। इनकी माँ जो थी वो बहुत ही जाबिर किस्म की, सख्त गिर किस्म की खातून थी, जिनका रवैया जो किसानों के साथ था वो बहुत ही बुरा था। यानी किसानों से मुराद वो जो उनके मुजारे थे। और शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो यूरोप से ज़्यादा मुतासर थे, क्योंकि आप देखें कि वाई नेशंस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये बताई गई कि जब प्लेग आया तो यूरोप में बहुत बड़ी तब्दीली आई कि वहाँ पे जो मुजारे थे, जहाँ पे वहाँ बहुत ज़्यादा जो ये लेबर थी, जागीरों के अंदर ये जो काम करते थे, वहाँ पे ये सेटअप टूट गया। उसकी वजह ये थी कि प्लेग ने इतनी बड़े लेवल पे पॉपुलेशन ख़त्म कर दी, इतने बड़े लेवल पे लोगों को मार दिया कि वो जो उनकी तादाद थी वर्कर्स की वो बहुत कम हो गई। और फिर कुछ यूनियन साजी और कुछ इस तरह के मामलात की वजह से उनको अपने हकूक़ का कुछ आइडिया भी हो गया। लेकिन ईस्टर्न जो यूरोप था, यानी जो रशिया वगैरह,
उसका किसान इससे महरूम रहा, वो इकट्ठे नहीं हो सके, उस तरह नहीं कर सके। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि ये उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे अपनी माँ के उस रवैये को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे वो यूरोपियन उससे शायद इसलिए भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इंग्लैंड और फ्रांस में ज़्यादा वक्त भी गुजारा, जर्मनी में तालीम हासिल की, तो वहाँ पे ये ज़्यादा जो है मुतासर थे, स्पेशली हीगल से ज़्यादा मुतासर थे। इनका ये जो मौजूद था नायलिज्म, इस पे जो फादर्स एंड सन्स का ये जो नावल है, इसके बाद आप देखें तो मौजूद तो रहा, यानी क्राइम एंड पनिशमेंट में भी, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में भी, टॉल्स्टॉय का भी मौजूद, लेकिन वहाँ पे कैनवस थोड़ा सा वसी हो गया, बहुत बड़े लेवल पे। इन्होंने बहुत ही बारीक बीनी से एक जिसको कहते हैं कि फैमिली लेवल पे जाके इन्होंने इसी चीज़ का तज्जिया किया, और ये इनको इस हवाले से ये मुख्तलिफ हैं। सो इनके नावल में आपको एक आर्टिस्टिक ब्यूटी भी मिलेगी, इनके नावल में आपको एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी मिलेगी, सोशल जो बिहेवियर्स होते हैं उस पर बहुत एक गहरी और बहुत ही एक ज़हीन आँख मिलेगी जिसने उन चीज़ों का तज्जिया किया। और देखिए कि क्या दाग बेल डाली, कि इतनी बड़ी मूवमेंट की दाग बेल डाली, कि उसके बाद इतने बड़े राइटर्स हैं। और फादर्स एंड सन्स का एक नावल है, इसके अलावा इनकी जो दीगर राइटिंग्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो भी ज़रूर पढ़िएगा। और उस आयवन तरगनीफ को पढ़ने का एक वजह ये भी है कि ये ज़रूर देख लीजिए कि हम जितने बड़े आइडियाज़ होते हैं, वो चाहे वजूदी फ़लसफ़े के हैं, चाहे साइकोलॉजी के हैं, चाहे और स्पेशली 1850 के बाद जो कुछ हुआ है, मतलब वो अनइमेजिनेबल है, जिस स्पीड से हुआ है, जिस रफ्तार से हुआ है, जिस तरह आइडियाज़ की भरमार हुई है, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया का मंजरनामा तब्दील किया। सो जब हम पूरी दुनिया का मंजरनामा 150 सालों में, 175 सालों में तब्दील होता देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस तब्दीली का माखज़ क्या है। और माखज़ को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, वो बड़े बड़े राइटर्स, वो बड़े बड़े आइडियोलॉजी देने वाले, तो ये जो सफ़र है, ये सफ़र आपको 19वीं सदी के आखिर में ले जाएगा। और 19वीं सदी के आखिर में यानी फ़िक्शन की तरफ अगर हम जाएँ, फ़िलासफ़ी की तरफ हम जाएँ, तो और साइकोलॉजी की तरफ हम जाएँ, तो ये सफ़र कहीं ना कहीं बिल्कुल एक माखज़ पे आपको ले जाएगा, और उसका नाम है आयवन तरगनीफ। ज़रूर पढ़िएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे फनकार, मुसन्निफ और फिल्मसाज जिन्होंने पाकिस्तानी तख्लीकी दुनिया को आलमी सतह पर रोशनास कराया है, और एक ऐसा नाम जिसकी तख्लीकात सिर्फ रंगों और अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि तहजीब, तारीख, एहसासात का इम्तजाज है। बाकमाल आर्टिस्ट मुमताज़ हुसैन का फ़न 3 मुख्तलिफ तर्ज़ों पर मुश्तमिल है। उनकी पेंटिंग्स में हमें जनूबी एशियाई क्लासिकी आर्ट की रूह मिलती है, मगर एक जदीद और पोस्ट मॉडर्न जाविये के साथ मिलती है। उन्होंने वादी सिंध की कदीम तहजीब के हायर जो हैं तस्वीर, उनमें उनको शामिल किया है, और माजी और हाल के दरमियान एक खूबसूरत पुल तामीर किया है। बतौर मुसन्निफ मुमताज़ हुसैन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार मुख्तसर कहानियों के ज़रिए भी किया है। उनकी 5 किताबें शाया हो चुकी हैं। गोल ऐनक के पीछे, लफ्ज़ों में तस्वीरें, पीली पत्ती चूना कम, मुमताज़ हुसैन दियाँ, ये पंजाबी का है लफ्ज़, मुमताज़ हुसैन दियाँ चुनिया कहानियाँ यानी चुनिंदा कहानियाँ, और उनकी अंग्रेज़ी किताब पोर्ट्रेट इन वर्ड्स। फिल्मी दुनिया में भी मुमताज़ हुसैन ने अपना मुनफरिद मकाम बनाया है, और उन्होंने मुतादिद फिल्मों में बतौर डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी काम किया है। और उनकी एक बहुत अच्छी जो एक फिल्म है आर्ट इक्वल लव स्क्वायर, उनकी ख़ास पहचान बनी है, जिनमें इस्तेमाल होने वाली पेंटिंग्स भी उन्होंने खुद ही बनाई थी। उनके काम को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खूब पज़ीराई मिल रही है। जी हाँ, 2013 में उनका जो स्क्रीन प्ले है द काइंड एग्जीक्यूशनर हॉलीवुड स्क्रीन प्ले कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट के लिए मुंतखब हुआ, और 2014 में लव आर्ट इज इक्वल टू लव स्क्वायर फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क में ऑफिशियल सिलेक्शन का एजाज़ मिला। 2023 में उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। 2024 की बात करें तो 2024 में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस अवार्ड हासिल किया, जो उनकी तख्लीकी जिद्दोजहद और आलमी शनाख्त का सबूत है। मजीद मुमताज़ हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल that you give me the chance that I can communicate with my audience. Thank you so much. मैं आया हुआ हूँ तो एक ये मौका है कि मैं अपने अरे बिल्कुल है। अच्छा मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एक पेंटर, एक मुसन्निफ, एक फिल्म मेकर, बेसिकली एक आर्टिस्ट, इन सब शोबों में आपने माशाल्लाह खूब नाम कमाया, और हर जगह जो भी काम आपने किया आपको अवार्ड्स मिले और उसकी खूब पज़ीराई की गई। बेसिकली मुमताज़ हुसैन क्या बनना चाहते थे ज़िंदगी में? देखें, ये निकले थे घर से खुशी की तलाश में, हम यूं ही राह खड़े थे, यूं ही साथ हो लिए। निकला तो फिल्म मेकिंग मेरा ड्रीम था कि मैं फिल्म मेकिंग जो है ना फिल्म मेकर बनूं। तो इनिशियल जो मेरी ज़िंदगी के अवाइल के दिन थे, तो उसमें मैं बहुत थिएटर बहुत करता था। जंग से हूँ मैं,
तो जंग में मैं बहुत ज़्यादा थिएटर, शेक्सपियर की 7 ट्रेजेडीज प्ले की एंड इसी तरह और बहुत सारे, अरेबियन नाइट के तर्जमे, गोटे का फाउस्ट। एक्टर वाला भी एक रह गया ना, वो भी आपने की हुई है। हाँ, एक्टिंग भी ठीक है। एक्टिंग, हाँ, वो वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर मैं, जो प्रेशर होता है कि जी या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, तो वही था कि एफएससी में फेल हो गया मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में। तो देन आई असेस माई सेल्फ कि ये मेरे लिए जो है ना साइंस मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिल्म करना चाह रहा था। उस वक्त फिल्म थी नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं जाती थी। अगर कोई फिल्म सीखता था तो स्टूडियो में उस्तादी शागिर्दी के लेवल पर पढ़ते, वहाँ मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था। तो क्लोज मैच जो बनता था वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, तो वहाँ मैंने आर्ट पढ़ना शुरू किया। लेकिन दिल वही था कि मैं किसी तरह फिल्म कर लूँ। तो यही ख्वाब जो है वो लेके मैं फिर बाहर चला गया, लंदन पढ़ता रहा। वहाँ भी मैंने जो है यूरोपियन आर्ट पढ़ा, फिर कुछ अर्सा पेरिस रहा, वहाँ एक आर्ट गैलरी से मुंसलिक रहा। फिर उसके बाद जब न्यूयॉर्क आया तो फिल्म पढ़ने गया, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे काउंसलर हैं, उनसे मशवरा कर लें क्योंकि इट्स ए बिग डिसीजन, आपका बैकग्राउंड आर्ट का है, आप पढ़ना फिल्म चाह रहे हैं। तो मैं पोर्टफोलियो लेके, जो काउंसलर था उसने जब पोर्टफोलियो देखा उसने कहा फिल्म एक तो महंगा है, यहाँ फीसें बहुत ज़्यादा महंगी, ऊपर से फॉरेन जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनसे डबल चार्ज करते हैं। तो एक ये होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी कि हमारे जो है ना एक भी फिल्म मेकर नहीं निकलता, इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में, फिर तुम फॉरेनर हो, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का ये। तो मैं डर गया बीइंग इमिग्रेंट। फिर मिडिल क्लास के जो है वो खुद ही कमाना था, खुद ही मजदूरी करनी थी, खुद ही अपनी फीसें देनी थी, खुद ये। तो मैं फिर डर के फिर मैंने आर्ट पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आई बिकम आर्ट डायरेक्टर विद कैल्विन क्लाइन। मैं आर्ट डायरेक्टर, उससे पहले फिर मैं पोलो रॉल्फ लॉरेन में आर्ट डायरेक्टर रहा। तो उसमें करने के बाद यानी कि मेरी बहुत स्ट्रगल है फिल्म मेकर बनने के लिए, लेकिन ख्वाब मैंने छोड़े नहीं, उनके लिए मैं काम करता रहा। तो आखिरी जॉब मेरी कैल्विन क्लाइन के साथ थी, आई वाज आर्ट डायरेक्टर। तो उन्होंने कैल्विन क्लाइन ने अपने लाइसेंसेस यूनिलीवर को भेज दिए, तो वो कंपनी बंद हो गई। यूनिलीवर ऑफर्ड मी टू बिकम ए आर्ट, लेकिन मैंने कहा मैं अपने ख्वाब लेके आया था वही करने। तो मैंने वो छोड़ के फिर अपना पेंटिंग का स्टूडियो खोला और मैंने फिल्म पढ़नी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद फिर मैं वन आफ्टर दी अदर 8-9 फिल्में बना ली मैंने और किताबें लिखनी। यानी आपने अपना रास्ता जो है वो खुद ही बनाया, आपको पता था कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए आप जो रास्ते में चीज़ें आती गई उनको भी बड़ी खूबसूरती से करते गए। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम सेल्फ मेड, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। राइट, तो आपने बड़ी जद्दोजहद की। हाँ। और आपके जो फिल्म का नाम है आर्ट इक्वल लव स्क्वायर, हाँ, इसकी तरह तशरीह कीजिएगा। ये देखें, आर्ट ये स्टोरी है दो इंडिविजुअल्स की। वन इज ए मैथमेटिशियंस जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है ना मैथ पढ़ रही है, एंड शी इज ए बाइपोलर डिसऑर्डर। अब मेरी पूरी रिसर्च थी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। 25 साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उनके क्या एटीट्यूड होते हैं, किस तरह होता है, सब कुछ है। बट शी इज जीनियस इन ए मैथ, और जिनका उनके साथ इश्क चल रहा है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, वो आर्टिस्ट था। अब आर्ट और मैथमेटिक्स का कम्बिनेशन है दोनों, तो उसकी जो ज़िंदगी की कैलकुलेशन निकलती है कि आप आर्ट तब बना सकेंगे जब उसमें इतना प्यार डालें कि उसको 2 से ज़रब दें, तो फिर जो है ना वो जो है ना मास्टरपीस निकलेगा। राइट। तो इस फिलॉसफी के ऊपर फिर वो जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पेंटिंग्स उसे बताती हैं कि कैसे उसका मर्डर हुआ, उसका मर्डर था। तो वो अब जो वो आर्ट क्रिएट कर रहा था उसको ढूंढने के लिए उसे यूं लगता था वो मुझे बता रही है कि मैं कैसे मरी हूँ। उस हेलुसिनेशन में वो आर्ट क्रिएट करता था, और वो जो इमेजेस मॉर्फ होते थे, जो उसे रास्ता दिखाते थे, इट वाज ऑल कोई जो है ना सुपरस्टिशियस गेम नहीं थी, ये उसके दिमाग की जो है ना और इमोशनल कनेक्शन था जो उसे रास्ता दिखाया जा रहा। एंड देन ही फाउंड कि किसने उसके साथ किया। तो उस रेफरेंस से, उस कहानी के रेफरेंस से
जो इसका उन्वान बनता था वो बिल्कुल अनयूजुअल, लेकिन उन्वान परफेक्ट बैठता था। हालांकि मुझे कमर्शियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई। जो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो ये कह रहे थे फिल्म का नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑल अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, ये अनयूजुअल नेम है, तो ऐसा नाम होना चाहिए कि पब्लिक के मुंह पे चढ़ जाए। और ये मैंने कहा मेरी फिल्म का जो टाइटल है वो फिल्म को कम्युनिकेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो आई एम नॉट ए सक्सेसफुल। लेकिन जब लोग फिल्म देखते थे तो वाह करके उठते थे कि वाकई ठीक है। तो इसलिए अनयूजुअल नेम। और इसी तरह काइंड एग्जीक्यूशन है। अब एक जल्लाद काइंड कैसे हो सकता है, एक सर कलम करने वाला, एक फांसियां देने वाला, वो काइंड कैसे होता है। इस फिलॉसफी पे मेरी वो पूरा स्क्रिप्ट था। तो आप तो फिर फिलोसोफर भी हुए, यानी ये चीज़ों का इम्तिजाज कि जिसमें एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, पेंटर भी हैं, फिर राइटर भी हैं, कैसे? ये तो हमें पुराने ज़मानों की याद दिलाता है जहाँ पे अरस्तु हमें मिलते थे, अफलातून मिलते थे, वो सारे साइंटिस्ट भी होते थे, फिलोसफर्स भी होते थे, मैथमेटिशियन भी होते थे। तो कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी? नहीं, ये देखें, ये सारी जो चीज़ें, एक वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था ये सारी बीमारियाँ दिल की हैं। जब दिल की जब बीमारी लगती है तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये सारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हैं जो दिल के ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आपकी जो किताब है लफ्ज़ों में तस्वीरें, बेसिकली इसके उन्वान से ही हमें पता चलता है कि आप लफ्ज़ और आर्ट को एक साथ देखते हैं। जिस तरीके से आप आर्ट डायरेक्टर रहे और फिर पेंटिंग्स और फिर आपने अपनी गैलरी बनाई, ये जो कलर्स होते हैं मुमताज़ साहब, ये कितना अफेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी पर, किस तरह से असरअंदाज होते हैं? बहुत ज़्यादा। अगर आप इसकी डीप स्टडी करें, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन है रंगों से, कोई नहीं बता सकता, इसलिए आपसे ही पूछा है। रंगों से खेलना, और आप बीइंग ए आर्ट डायरेक्टर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। मैं CK1 कैल्विन क्लाइन में आर्ट डायरेक्टर था, तो CK1 वाज माय अकाउंट। अब खुशबू देखी नहीं जा सकती, खुशबू महसूस करते हैं, रंग आप देखते हैं, लेकिन आपने कभी महसूस नहीं किया उसकी जो सेंसिटिविटी, इफेक्ट ऑन योर मूड जो है, उसके जो असरात हैं, वो एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग ही जो है ना उसको फील कर सकता है। भूख लगाते हैं रंग आपको। अच्छा। रंग आपकी नफ्सियात पे असरअंदाज होते हैं। रंग आपके जो रोमांटिक एटीट्यूड पे असरअंदाज होते हैं। रंग आपकी साइकोलॉजी में आपको थेरेपी देते हैं। राइट। तो रंगों का जो है ना, ये अभी हमारी बात हो रही थी, ये मेरी एक जुराब गुम हो गई। मेरी एक और रंग की है और एक और रंग की है। राइट। तो ये जो गुम होगी तो मैं ढूंढता रहा, मुझे ये जुराब मिल गई जिसके ऊपर मंक जो है, पेंटर, जर्मन पेंटर, ही इज स्क्रीमिंग, सो ही इज स्क्रीमिंग कि तुम कहाँ हो, मेरा जोड़ा कहाँ गया। बिल्कुल। तो उससे मैंने एक स्टोरी निकाली। मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपकी जो ये सारी कामयाबियां हैं आपने हमारे साथ शेयर की हैं। और अब मुमताज़ हुसैन की तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि जहतें ये हमारी डिवाइड करता है। जब कोई आर्टिस्ट होता है उसके लिए कोई जहत नहीं होती है, वो बस एक बहर की तरह होता है जो चलती चली जाती है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर कारवां सराय की कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आपने मीर का वो शेर सुना होगा कि दिल से कभी शौके रुखे नकू न गया, तांकना झांकना कभू ना गया। तो मीर साहब तो तांक झांक करते थे उस घर में ताकि रुखे नकू नज़र आए, को खूबसूरत चेहरा नज़र आए। लेकिन आज हम उन घरों में तांक झांक करेंगे जहाँ हमारे महबूब रहा करते थे। और हमारे महबूब ज़ाहिर है कि ऐसे लोग हैं जो शायर हैं, अदीब हैं, मौसीकार हैं, तारीखदान हैं। मंटो साहब गाम के कबाब बड़े शौक़ से खाते थे। गाम से किसी ने पूछा कि उस्ताद जी शायर कौन सा बड़ा होता है? कहने लगा जिसके साथ झांकियों वाले ज़्यादा हो, क्योंकि उन दिनों रिवाज था कि जब मुशायरा पढ़ने जाते थे 4-5 झांकियों वाले साथ रखते थे कि अगर दाद ना मिली
तो मतलब उनकी खैर नहीं। अल्लामा इकबाल के यहाँ चलते और सियालकोट चलते, और सियालकोट में मुझे एक अजीब हैरत हुई, क्योंकि मैं शाकी रहता था ना कि हम अपनी सेलिब्रिटीज़ के, अपने बड़ों के घर संभाल के नहीं रखते, लेकिन इकबाल मंजिल को देखकर जी खुश हो गया। तो देखना मत भूलिएगा कारवां सराय इतवार शब 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसके साथ ही आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।